बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग मेरा तारुफ जानते हैं, माय नेम इज़ सैयद शुजात अली और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम हमने पढ़ा था फोर्स एंड मोशन। आज का जो आर्टिकल है ये बहुत आसान आर्टिकल, ये वही आर्टिकल है जो आप ऑलमोस्ट इसी चीज के साथ मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक पार्ट 1 में आपने इसकी स्टडी कर ली है। तो आज हमारे पास थर्ड आर्टिकल है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यही बताना चाहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को कैसे पैदा करवाया जाता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, और एक्सेलरेशन की 3 से 4 टाइप्स को हम जरा 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जिसको जनरली ज्यादा हमारी फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप लोग मैट्रिक पार्ट 1 में इस बात को पढ़ के आए, एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के अंदर उसी सूरत में पैदा होता है जब आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को किसी भी तरीके से चेंज करवा लेते हैं। रिकॉल कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं। इसको हम थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करते हैं। नंबर 1, एक मूव करने वाली बॉडी अपनी स्पीड को तो मेंटेन रखे लेकिन अपनी डायरेक्शन को मेंटेन ना रखे, उस सूरत में भी वेलोसिटी आपकी चेंजेबल वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है। और ये चेंजेबल वेलोसिटी, जिसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, यही वेरिएबल वेलोसिटी बाद में एक्सेलरेशन पैदा करती है। पॉइंट नंबर 2, अगर एक मूविंग बॉडी अपनी डायरेक्शन को तो मेंटेन रखे लेकिन स्पीड को बार बार वेरी करे, फिर भी वेरिएबल वेलोसिटी है, और यू नो वेरिएबल वेलोसिटी ने दोबारा एक्सेलरेशन पैदा करना है। एंड नंबर 3, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी वेरी हो जाए, चेंज हो जाए, उस सूरत में भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो कहने का मतलब है, इस सूरत में बोला जाएगा कि आप किसी भी तरीके से आप मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन पैदा होगा। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जरा देखिए, मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा और फार्मूले के साथ मैंने यूनिट के बारे में बताया। फार्मूला ये है डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो अगर ये चीज रेट ऑफ चेंज है तो इट मींस कि मैंने रेट ऑफ चेंज को वेलोसिटी के ऊपर अप्लाई किया, यानी वेलोसिटी के अंदर आने वाला रेट ऑफ चेंज आपको एक्सेलरेशन पैदा करके देता है। और अगर इसका ऐसा यूनिट इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेलरेशन की 4 टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं और मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहना, या समटाइम स्टेडी एक्सेलरेशन का भी नाम दिया जाता है, बिकॉज स्टेडी का मतलब भी तकरीबन ये लिया जाता है कि जब किसी भी चीज के अंदर कोई वेरिएशन ना आए। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, डियर स्टूडेंट्स बड़ी कॉमन सेंस की बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा और या एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करवाने में क्या क्या रोल वहां पर होंगे। तो सबसे पहली बात, आप फार्मूले में देख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। इट मींस अगर मैं वेलोसिटी के अंदर चेंज कांस्टेंट रेट से पैदा करूं, यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो तो वेलोसिटी के कांस्टेंट रेट से चेंज होने की वजह से रिजल्ट में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है जो मैंने यहां पर कोट किया आपके सामने। लेट्स से आप एक बॉडी का डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करवाते हैं। एक बॉडी पहले ऊपर से नीचे आई, बाद में उसको दोबारा नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। आप इस बात को नोटिस करेंगे, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए चाहे बॉडी नीचे से ऊपर आए, दोनों केसेस में वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन आप नोट करेंगे वेलोसिटी के अंदर आने वाला जो चेंज है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट से तब्दील हो रही है तो रिजल्ट में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को भी लाजमी तौर पे कांस्टेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, तो अगर आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ये तो सबको पता है, जैसे जैसे बॉडी नीचे से ऊपर जाती जाएगी, एट ईच इंस्टेंट वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आएगा। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
आपकी बॉडी जब डाउनवर्ड अपनी मोशन परफॉर्म करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ते 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 मैक्सिमम। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, नीचे से ऊपर जाने में जो वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आ रहा है वो भी कांस्टेंट रेट के साथ होगा। अगर ऊपर से नीचे आने में, डाउनवर्ड मोशन में, अगर इस सूरत में भी आपकी बॉडी ऊपर से नीचे आने में अपने जो वेलोसिटी को चेंज करे वो कांस्टेंट रेट से है, तो पता चला चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, दोनों सूरतों में चूंकि वेलोसिटी के अंदर आने वाला चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों शामिल हैं, चूंकि वेलोसिटी के अंदर आने वाला चेंज कांस्टेंट रेट के साथ है तो रिजल्ट में पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैल्यू ऑफ जी, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वैल्यू ऑफ जी का नाम दिया जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है मैट्रिक पार्ट 1 में, जी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, जी की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। बड़ी कॉमन सी बात है, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड अपनी मोशन को परफॉर्म करे अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, उस सूरत में जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, उस सूरत में जी की वैल्यू को नेगेटिव के तौर पे काउंट करवाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसंट्रेट करते हैं सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रिकॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया। मैंने उस टाइम भी आपको एक बात बोली थी, बेटा याद रखें, आपने किसी भी क्वांटिटी की अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको उस क्वांटिटी के फार्मूले में लिमिट ऑपरेट करनी पड़ेगी टाइम के ऊपर। जैसा कि आप फार्मूले में देख सकते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैंने जब इस फार्मूले में लिमिट ऑपरेट करवाई, लिमिट ऑपरेट करवाने से मुझे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो सिंपल एक्सेलरेशन नहीं होगा, बल्कि उसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक चीज और स्टूडेंट्स, जैसा कि अर्लियर भी बताया था, इसमें भी दोबारा आपको बताते हैं, जब लिमिट लिख के डेल्टा टी को अप्रोचेस टू जीरो लिखा जाता है, इट डज नॉट मीन कि हमने टाइम को जीरो कर दिया। ना टाइम कभी जीरो होता है, ना टाइम कभी नेगेटिव होता है। टाइम इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव क्वांटिटी। डेल्टा टी के जीरो होने का मतलब यह निकाला जाएगा कि आप टाइम के इतने स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, इतना छोटा टाइम है या टाइम का इतना छोटा सा लम्हा है जो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की नेबरहुड में है। तो इतने छोटे टाइम में आप जो भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, आप उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देंगे। तो सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट यह है, एन एक्सेलरेशन which is calculated in extremely very small interval of time, that is always known as instantaneous acceleration. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ये भी बेटा वही डेफिनेशन है जो मैट्रिक पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिकॉल करना है तो रिकॉल करने के लिए इन तमाम चीजों को दोबारा डिस्कस किया जाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेरी सिंपल, अगर कोई भी मूविंग बॉडी अपनी वेलोसिटी के अंदर एक रेगुलर इंक्रीज लाए, यानी फॉर एग्जांपल आपकी एक बॉडी है, वो एक पॉइंट से निकलकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है और लगातार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में उसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है, तो याद रखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आए तो वेलोसिटी का इंक्रीज भी वेलोसिटी का चेंज कहलाता है। और आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी जैसे मर्जी चेंज हो, चाहे इंक्रीज की सेंस में चाहे डिक्रीज की सेंस में, इन आइदर ऑफ द केस आपकी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ करता है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लगातार अगर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने लगे तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर यहां पर सवाल ही पैदा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आखिरकार पॉजिटिव क्यों कहा गया? तो इसका प्रॉपर जवाब यह है, बिकॉज पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जैक्टली वही डायरेक्शन होती है जो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की है। और आपको पता है जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो देन दे आर सेड टू बी पैरेलल, और जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसका नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिवर्स। बड़ी कॉमन सी बात है डियर स्टूडेंट्स, आपने जो बातें पॉजिटिव एक्सेलरेशन में की हैं उन्हीं बातों को आप रिवर्स करके नेगेटिव में आना है। आप सिंपल बोले, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर एक मूविंग बॉडी
लगातार अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करे तो वेलोसिटी के अंदर आने वाले डिक्रीज से जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज जब मूविंग बॉडी के अंदर वेलोसिटी के अंदर आने वाले डिक्रीज से एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट को एंटी पैरेलल भी कहते हैं। और आपको पता है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, उस सूरत में दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इस सूरत में वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हमने डिस्कस करके बताया। होप यू स्टूडेंट कि आपको इंशाल्लाह लेक्चर की समझ आई होगी, और इसमें जो भी क्वेश्चंस हो तो आप क्यूरी सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।